दोस्तों वापस आ गया मैं। अभी दिल्ली गया हुआ था करीब 9 दिनों के लिए, और बीच में मैं अमानगढ़ होके आया तो आपने वीडियो देखा ही था कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। एंटीबायोटिक खानी पड़ी। अब ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर है अभी भी। आज लास्ट टैबलेट खाई है और अभी बजे हुए हैं 6:58। बारिश हुई है लगता है यहाँ पे। दिल्ली में तो खैर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, बस बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं रुड़की पहुँच रहा था मेरे ख्याल से उसके थोड़ा पहले दिखने लगा था कि बारिश हुई है ज़बरदस्त। और अभी भी ये पूरा गीला है, इसका मतलब यहाँ जोरदार बारिश हुई है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइटें दिख रही हैं, ये गंगा जी का किनारा है और हाथी मिल सकता है, हाथी की मूवमेंट है। और आगे तक जहाँ तक जाना है वहाँ भी मिल सकता है। और अभी न्यूज़पेपर में खबर आई है दोस्तों कि 3 या 4 साल का डेटा है वो, और उसमें 300 इंसानों की जान ली है टाइगर ने। और हाथी ने कितने आदमियों की जान ली है? करीब 2300। यानी हाथी ने 2000 लोगों की जान ज्यादा ली है। इसीलिए मैं जो बोलता हूं ना कि सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो हाथी है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाथी मासूम जानवर है। मासूम है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास जो पावर है ना, वो कब मासूम से खतरनाक बन जाएगा कोई भरोसा नहीं है। टाइगर की तो रेपुटेशन ऑलरेडी ऐसी है कि कोई उससे पंगे लेता नहीं है। जिन कंट्रीज में टाइगर को पालतू भी बनाते हैं तो मालिक ही मेरे ख्याल से उसके पास जाता है, बाकी लोग थोड़ा डर डर के ही जाते हैं। हाथी के केस में क्या है कि पालतू बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, धार्मिक कारणों से भी लोग चले जाते हैं पास में। पालतू हाथी भी बहुत ज़्यादा जान लेते हैं लोगों की, जंगली हाथी भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और हाथी का गोबर पड़ा हुआ था अभी, तो इसलिए मेरी सलाह है आपसे, मैं बार बार बोलता हूँ कि हाथी से दूरी बना के रखिए। चाहे वो जंगली हाथी हो, उससे तो आप दूरी बना के रखोगे ही, लेकिन जो पालतू हाथी है ना, उससे भी आप दूरी बना के रखो। जहाँ पे आपको मौका मिले फोटो क्लिक कराने का, वहाँ पे भी आप दूर से क्लिक कराओ। खाने पीने का सामान महावत को दे दो, खुद अपने हाथ से खिलाते हुए फ़ोटो खिंचवाने का रिस्क मत लो। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो डेटा है, ये डेटा जंगली हाथियों का होगा। पालतू हाथी जो मारते होंगे उसको इसमें नहीं गिना गया होगा। वो भी बहुत मारते हैं, आप जब देखो तब आप भगदड़ के किस्से सुनते होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस डेटा में होगा वो। और एक चीज़ दोस्तों, जब मैं अमानगढ़ की सफारी पे गया था तो मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बोला जा ही नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि अब गए थे इतनी दूर, तो वरना मैंने तो सोचा था कि सफारी कैंसिल कर दूं। और हुआ ये था कि जो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद वो उस दिन सफारी के दौरान कोहरा बहुत ज़्यादा था, उससे वो इन्फेक्शन बढ़ गया था। तो एक बात दोस्तों तब मैं बता रहा था, इम्पोर्टेंट बात, अचानक से, कई बार अचानक से क्लिक हो जाती है ना कोई सी भी बात। एक मिनट, ये कंडीशन बड़ी खतरनाक हो जाती है जब सामने अंधेरा हो जाता है। तो उसमें क्या था कि एक मैं डियर दिखा रहा था, स्पॉटेड डियर था जहाँ तक है, और उस टाइम पे सामने जूम करते वक्त एक घास का, बड़ी घास से भी मुझे कुछ और याद आ गया, वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये बात कंप्लीट कर दूं तो एक तो यहाँ पे रोड बड़ी खतरनाक है बाइकर्स के लिए। सीमेंटेड रोड जो होती है ना, यहाँ रोड टूट गई है, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। और कभी भी किसी बाइकर का, ये देखिए हाथी का गोबर,
किसी बाइकर का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम से उठी हुई है। मुझे लगता है 3-4 इंच, जैसे यहाँ का भी दिखाता हूँ, यहाँ भी टूटी हुई है। अब यहाँ तो चलो ठीक है कि देख के चलाएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी बाइकर गिर सकता है, एक ऊंचा एक नीचा है। लेकिन उस जगह जहाँ मैं बता रहा था वहाँ तो बहुत ही खतरनाक है। एकदम बीचों बीच में एक समझ लीजिए 3 या 4 इंच की दीवार खड़ी हुई है सीमेंट की। तो मैं बता रहा था जो घास का तिनका था वो जूम करते वक्त सामने आ गया, तो मैंने कहा कि एक बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर मैंने बताई, लेकिन उसमें भी थोड़ा मैंने उल्टा ही बोल दिया। तो किसी ने कमेंट भी लिखा कि आपने बोला बेहोश होने के बाद चलता है, तो मैंने कमेंट में जवाब दिया कि भैया ठीक ठीक लगा लो। तो वो बात क्या क्लिक हुई थी, मैं थोड़ा सा ठीक से दोबारा डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और उसके पहले कभी क्लिक नहीं किया तो मैंने बोला भी नहीं था कि जब ट्रैंकुलाइज करते हैं किसी भी जानवर को, चाहे वो टाइगर हो चाहे किसी को भी, तो वो उसको वेटनरी डॉक्टर करते हैं और इंजेक्शन भर के वो पहले से एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका वजन इतना होगा कैलकुलेशन के आधार पे। और जैसे कि इंसानों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो जो डोज होती है वही डोज जानवरों की भी होती है। कि मान के चलिए कि आदमी का वजन अगर 1 किलो है तो उसमें 1 mg दवाई देनी है इंसान को, मैक्सिमम केस में 2 mg। अब जानवर का वजन, आदमी का वजन है 80 किलो 90 किलो, जानवर का वजन तो टाइगर का 200-250 किलो है, सांबर डियर का भी 300-350 किलो है, स्पॉटेड डियर का भी 100 से ऊपर ही होगा। तो उस अंदाजे से उतना डोज डाल के उसको डार्ट गन से छोड़ा जाता है। वो एक इंजेक्शन की सिरिंज होती है, एक वो इंजेक्शन ही होता है, सिरिंज होती है, उसके पीछे एक पंख लगे होते हैं, उस हिसाब से वैसे डिज़ाइन की जाती है कि सटीक निशाने पे जाए। अब जानवर की खाल मोटी है, इंसान की खाल तो बड़े आराम से उसमें इंजेक्ट किया जा सकता है। तो उन्हें अब हाथी को कर रहे हैं, गेंडे को कर रहे हैं, डियर को कर रहे हैं, टाइगर को कर रहे हैं, इसका भी डॉक्टर को अंदाज़ा लगाना पड़ता है। और जो डार्ट गन होती है वो प्रेशर से चलती है। अगर आपने पेंट बॉल कभी खेला हो तो पेंट बॉल में जो गन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर होता है, उसके थ्रू प्रेशर से जाती है और जहाँ पे लगती है वहाँ फट जाती है, तो गोली के निशान आ जाता है, लाल पीला नीला जो भी निशान होते हैं। तो वो डार्ट गन में भी प्रेशर होता है, कोई इसमें बारूद के धमाके से नहीं जाती वो गोली। तो वो डॉक्टर को प्रेशर भी फिक्स करना पड़ता है कि इसकी खाल को भेदने में इतना प्रेशर लगेगा। उनका टारगेट होता है कि वो खाल को भेद दे और सिरिंज उसमें गड़ जाए, इंजेक्ट तो हो ही जाएगी दवाई। तो हल्का प्रेशर, अगर बहुत हल्का लगा दिया तो वो टकराएगी लेकिन गिर जाएगी और इंजेक्शन लगेगा ही नहीं। वो उस दिन मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो समझा नहीं पाया था। तो प्रेशर डाला, मान लीजिए बिल्कुल हल्का प्रेशर डाला, डॉक्टर की भी यही कोशिश होती है कि हल्का प्रेशर डाला जाए, जितनी ज़रूरत हो उतना। तो जैसे ही उसको लगेगी थोड़ा सा जानवर चौंकेगा और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो नॉर्मल में वो इधर से उधर टहलेगा, वॉक करेगा, उतना ही होगा। लेकिन अगर वो प्रेशर ज़्यादा लग गया तो जब उसको झटका लगेगा ना, शॉक लगेगा, उस शॉक के चलते वो जानवर वॉक करके थोड़ा दूर चलने लगता है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है कि भाई मुझे चोट लगी है, तो उस जगह से वो दूर जाना चाहता है। तो इस कंडीशन में ये देखिए, मैं हर बार दिखाता हूँ आपको चिल्ला हाइड्रो पावर। अभी मैं कालागढ़ जो डैम है उसके अंदर होके आया हूँ, जहाँ बिजली बनती है, जो टरबाइन लगे होते हैं। वो पूरा प्रोसेस देखा मैंने लाइफ में पहली बार। हालांकि मुझे ऐसे डैम में जाने का मौका बहुत मिला था, रिहान डैम वगैरह भी जो सिंगरौली के पास था वहाँ गया था, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हों, पापा के पास टाइम नहीं होता था, तो मैं अंदर बिजली बनते नहीं देख के आया था। यहाँ पे भी 4 टरबाइन है, इसके भी बगल से निकलता हूँ, लेकिन कभी मैं अंदर गया नहीं हूँ अभी तक इसके नीचे। हालांकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, वहाँ पे भी नहीं थी तो मैंने नहीं की थी। तो वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। तो जानवर को जब झटका लगता है तो वो फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और उसके बाद
जो रेस्क्यू टीम होती है उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको झटका लग गया, अब बेहोश तो होगा क्योंकि इंजेक्ट तो हो गई दवाई, लेकिन वो उसको क्योंकि चोट लगी थी इसलिए वो और आगे बढ़ता जाता है। तो जो 5-10 मीटर 15 मीटर के अंदर ही बेहोश होने वाला था वो चला जाता है 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर और घनी झाड़ियों के अंदर, और रेस्क्यू टीम को ये नहीं मालूम होता कि अभी वो बेहोश हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो कार्निवोरस जानवर है तो, अगर वो हर्बीवोरस है तो भी ऐसा नहीं कि खतरनाक नहीं होता। हर्बीवोरस में हाथी भी होता है, हाथी तो खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, लेकिन हाथी को तो ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस जानवर को बेहोश किया जा रहा है, अगर वो सांबर भी है, स्पॉटेड डियर है, तो भी वो खतरनाक हो जाता है अगर वो बेहोश ना हुआ हो। पैरों से जब वो वार करता है, आप समझ लीजिए जो घोड़े की दुलत्ती का वार है, करीब करीब वही प्रेशर है डियर के अगली टांगों में। वो पिछली टांगे नहीं मारता दुलत्ती, अगली टांगे मारता है, और उसमें इंसान की जान जा सकती है। एक टांग पड़ जाएगी तो कई बार टाइगर की हड्डी टूट जाती है अगर वो डियर का अगले पैर से मार दे उसे। तो ये बात मैं उस दिन समझाना चाह रहा था वो तिनके से। दूसरा, अभी एक वो टॉपिक जो मैंने कहा था कि बताऊंगा, उसके पहले अभी मुझे एक बात और याद आ गई है। वो ये कि जो सामने क्या है भैया, हाथी तो नहीं है ना, गाड़ी है। कुछ हिलता डुलता दिखा था, यहीं पे मुझे एक बार हाथी नहर से क्रॉस करके आ गया था। तो जो मैंने बताया कि ट्रैंकुलाइज करने का, ऐसे ही क्या है जो अभी मेरा जो स्टोरी चैनल है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, उसमें मैं एक बहुत बढ़िया बुक की सीरीज कर रहा हूँ, और वो है कॉल ऑफ द टाइगर। मिस्टर M.M. इस्माइल की बुक है, 1950s के आसपास की स्टोरीज हैं। बुक मेरे ख्याल से उन्होंने 1964 में लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब वो मचान पे बैठते थे जब टाइगर को मारने के लिए, तो जब गांव वालों को वापस भेज देते थे, जैसे कि जिम कॉर्बेट भी हमेशा लोगों को भेज देते थे, तो जिम कॉर्बेट भी ये बात बोलते थे, लेकिन इन्होंने, इस्माइल जी ने बुक में मेंशन की है कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। तो इन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक मैं गांव ना पहुंच जाऊं। उसका पर्पस ये था कि बंदूक का धमाका तो वो लोग सुन लेंगे और वो सोचेंगे टाइगर मर गया। कई बार टाइगर मरा नहीं होता है, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, घायल होता है, और जो खुशी मनाते हुए गांव वाले आ रहे हैं उनके ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए वो बोलते थे कि जब तक मैं ना बुलाऊं या मैं ना पहुंच जाऊं तब तक मत आना। जिम कॉर्बेट भी ये बोलते थे कि जब मैं कुई की आवाज़ निकालूंगा, एक पहाड़ों पे कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, क्योंकि पहाड़ पे आवाज़ दूर तक जाती है। ये भी मैं आपको डिफाइन कर दूं कि पहाड़ों पर क्यों होता है, मैदानों पर क्यों नहीं होता। मैदान में आवाज़ एको नहीं करती। अगर कोई चीज़ 2 किलोमीटर दूर है, आप कुई की आवाज़ निकालो, कोई मतलब एक सीटी सी आवाज़ होती है, अपने दोनों हाथ कप बना के मुंह के पास लाके जोर से कू करके चिल्लाने की आवाज़ होती है, वो सुनाई नहीं देगी। लेकिन पहाड़ पर गूंजती भी है, 2 पहाड़ गैप होगा तो सुनाई दे जाती है। इसलिए ये सिस्टम पहले पहाड़ों पर इस्तेमाल किया जाता था खबरें देने के लिए। तो वो बोलते थे जब तक मैं कुई की आवाज़ ना निकालूं तब तक तुम लोग मत आना। तो ऐसा ही वो करते थे, ठाक में नीटर, और उसमें बहुत सारे मेंशन था। तो एक ये बात आ गई थी। अब जो वो बात थी वो क्या थी जो मैं भूल गया यार, ये का क्या करूं अपनी आदत का। अभी मैंने सोचा था यार कि बताओ, हाँ याद आ गया। मोटी घास से मुझे बात याद आई थी। दोस्तों मोटी जो घास होती है ना, जैसे आप सफारी पे जाते हो तो गाइड साहब आपको बताते होंगे कि ये एलिफेंट ग्रास है, ये टाइगर ग्रास है ना। एलिफेंट ग्रास वो हो गई जिसमें कि हाथी भी खड़ा हो जाएगा तो वो छिप जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। टाइगर ग्रास हो गई तो जिसके अंदर टाइगर खड़ा हो जाएगा तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वो एलिफेंट ग्रास है तो उसे हाथी खाता है, या टाइगर ग्रास है तो उसे टाइगर खाता है। नाम इसलिए रखे जाते हैं कि भाई आप अंदाज़ा लगा लो,
नाम ऐसे ही रखे जाते हैं दोस्तों। अभी भी मैं उस मुद्दे को छोड़ के एक बात और याद आ गई मुझे एक तो बातें बहुत याद आती हैं, उससे मुझे पता है आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता होगा कि भाई जो कंटिन्यूटी में बात चल रही होती है, मुझे लगता है यार ये बात आ गई, ये बात में दोबारा कभी मुझे याद आएगी नहीं। अब देखो वो मुझे घास के तिनके से कहाँ पे बात याद आई, कैमरे के सामने आ गया घास का तिनका। अब क्या याद आई थी यही भूल गया। हाँ, टाइगर ग्रास, एलिफेंट ग्रास ये था। चलो जो याद आई थी भूल गया मैं भैया। मोटी घास वाली बात याद है मुझे। हाँ याद आ गई कि जैसे कि समझाने के लिए होता है कि एलिफेंट ग्रास रख दिया कि भाई हाथी के साइज की ग्रास, टाइगर ग्रास। ऐसे क्या है जो नोमेनक्लेचर आजकल तो हो गया कि T102 T ऐसे। एक और बात याद आ गई टाइगर का, अब वो भी मैं बता दूं, टाइग्रेस 52 वो बताऊंगा। लेकिन पहले बताऊं कि नोमेनक्लेचर पहले कैसे करते थे लोग, कि जैसे रेडियो कॉलर पहनाए डॉक्टर्स ने, मेल को पहनाए तो M, फीमेल को पहनाए तो F, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो उसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, भाई रेडियो कॉलर जब पहनाते हैं ना तो हर टाइगर की अलग, जैसे हमारा रेडियो का चैनल होता है ना, FM चलाते हैं तो रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची और जितने भी है, तो उनके एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप वो लगाओगे तो आपको पता भी है कि रेडियो मिर्ची आ जाएगा, वो आ जाएगा। ऐसे ही जब रेडियो कॉलर पहनाए जाते हैं, चाहे वो टाइगर हो चाहे कोई सा भी जानवर हो, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो क्या करते थे, उसका नाम वही फ्रीक्वेंसी पे रख देते थे। मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी है 111 और वो टाइग्रेस है, तो वो क्या बोलेंगे F111। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी है 120 और वो मेल है तो उसका हो गया M120। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग से कोई रिकॉर्ड है कि कहीं वो रिकॉर्ड है, उन्होंने एंट्री कर ली कि जब जब वो फ्रीक्वेंसी में आएगी F111 तो वो समझ जाएंगे ये है, उन्होंने रिकॉर्ड में एंट्री करी हुई है। तो ऐसे भी नोमेनक्लेचर होते थे पहले, जिनको रेडियो कॉलर पहना दिए जाते थे। तो अब जितनी बातें याद, हाँ एक बात है 52 वाली, वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं मोटी घास वाली बात बता दूं आपको। डिपर दे देता हूँ भैया, दे देता हूँ। तो चलिए अब जंगल में एंटर कर जाऊँ ना, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता, बड़ा डिस्टर्बेंस होगा। चौकी पार कर जाऊँ फिर मैं बताता हूँ आपको। मुझे याद है एक तो 52 के बारे में बताना है, एक मोटी घास के बारे में। अभी दोस्तों मैं एंटर हो गया जंगल में। मैंने चौकी में पूछा तो बोले हाँ हाथी का मूवमेंट तो है। बोले दिन में 4-5 बजे हाथी था। मैंने कौन सा था, तो बोले दल था। दल मतलब हर्ड। तो हर्ड तो चेज नहीं करता है, मॉक चार्ज करता है, लेकिन दल के पीछे कहीं टस्कर भाई साहब ना डोल रहे हों। कोई नहीं, सावधान होकर चलेंगे और अपनी बातें भी कंटिन्यू करते हैं। सीट बेल्ट मैंने लगा ली है। तो पहले मैं मोटी घास वाली बात बता दूं, हालांकि ये बात बहुत बड़ी है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। चलो फिर 52 वाली बात छूट जाएगी तो आगे बताऊंगा कि मोटी घास का दोस्तों क्या होता है कि जैसे टाइगर ग्रास, एलिफेंट ग्रास मैंने बताया था, इसके अलावा भी जो मोटी घास होती है जो कि टाइगर ग्रास से थोड़ी छोटी भी है, या टाइगर ग्रास ही समझ लीजिए, तो वो जब टाइगर ग्रास हो जाती है तो वो इनको बहुत दिक्कत करती है खाने में। स्पॉटेड डियर को, सांबर डियर को भी इनको खाने में, क्योंकि इनको चाहिए नरम मुलायम घास। मुलायम मतलब सूखी भी होगी, तो ऐसा नहीं है, सूखी पे भी मैं बात बताऊंगा। अब मेरे को इतनी बातें याद आ रही हैं कि आप लोग गुस्सा हो जाओगे, लेकिन सूखी घास पे भी अलग मैटर है, या मैं इसी में कंबाइन कर दूंगा। तो जैसे कि बाइसन है, बाइसन एक जानवर क्यों जरूरी है जंगलों के लिए, क्योंकि वो मोटी घास को खा लेता है।
और जब मोटी घास को खा लेता है तो उसके नीचे दूसरी घास पनप जाती है, तो डियर वगैरह वहीं रहते हैं, छोड़ते नहीं उस इलाके को, क्योंकि उनका पेट भी भरता रहता है। तो बायसन बहुत हेल्प करता है दूसरे जानवर की। अब हर जंगल में तो बायसन नहीं है। यही दोस्तों हाथी की क्रॉसिंग वाला इलाका है। तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है? ये जो पालतू मवेशी है। जैसे बायसन की हैबिट्स हैं वैसे ही गाय भैंस की भी हैबिट्स हैं, ये भी खा लेते हैं मोटी घास को। तो जब ये खा लेते हैं तो छोटी घास आती है, तो वो डियर के लिए हेल्पफुल होती है। तो पहले क्या था कि जंगल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे जानवर। जब क्या हुआ कि धीरे धीरे सारे, क्योंकि इवन जंगल तो पहले भी थे। ओ देखो डियर भागा, स्पॉटेड डियर भागा। और इतनी तेजी से क्यों भागा? इसके पीछे कोई है, लेकिन यहाँ मैं रुक नहीं सकता। तो वो गाड़ी की रोशनी से नहीं भागा है, क्योंकि पहले अंधेरे में था और फिर निकल के आया। पूरी चांसेस है इसके पीछे कोई है कार्निवोरस। ये देखिए, ये भी स्पॉटेड डियर है, छौना भी है। और ये देखिए नहीं भाग रहे जैसे वो भागा था। ये देखिए छोटा सा बच्चा भी है। तो उस डियर को हो सकता है कोई चेज कर रहा हो। तो जो पहले क्या था जंगल थे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि अभी मैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व होके आया। 2012 में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बना। सफारी चालू होने में 10 साल लग गए। 2022 में सफारी चालू हुई। लेकिन उसके पहले जब रिजर्व फॉरेस्ट होता है या एक जंगल होता है, तो उसमें क्या है, ग्रेजिंग अलाउड हो। एक और भागा है कोई जानवर अभी सामने से। नहीं, ये तो वो है, नाइटजार है। ये नहीं, ये तो वो लैपिंग थी। ये तो लैपिंग थी, पहले वाला नाइटजार था। तो जब कोई जंगल जैसे अमानगढ़ है, जब ये टाइगर रिजर्व नहीं था, तो उसके पहले उस जंगल में कोई अगर अपने मवेशी लेके जाता गांव वाला, तो उसे अलाउड था। तो उससे क्या होता था, मवेशी नरम घास को खा लेते थे। नरम मतलब मोटी घास को। और नरम घास उगती थी तो डियर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। लेकिन जब वो रिजर्व टाइगर रिजर्व बन गया, तो उसके अंदर मवेशी ले जाना अलाउड नहीं है। अब उस जंगल में बाइसन भी नहीं है। तो यहाँ पहले हाथी देख लिया जाए दूर दूर तक। अब क्या होगी, वो मोटी घास बढ़ेगी, वो टाइगर ग्रास बन जाएगी। एलिफेंट ग्रास जहाँ है तो एलिफेंट ग्रास बन जाएगी। वरना उसके पहले तो वो मवेशी उसको एलिफेंट ग्रास बनने ही नहीं देते, उसको जड़ से ही कुतर के रखते, तो उसके नीचे नीचे छोटी घास पनप जाती। अब दूसरी घास को हवा पानी नहीं मिलेगा, छोटी घास को, तो पनपेगी नहीं। तो अब जब पूरे इलाके में वो कैप्चर कर लेगी, तो फिर डियर वहां से, छोटे डियर मूव करने लगेंगे। थोड़ी ऐसी जगह जाए, वो फिर क्या करते हैं, बफर जोन में जाने लगते हैं, क्योंकि बफर जोन में मवेशी जाना अलाउड है। फॉरेस्ट वाले करते हैं, फरवरी में आग लगाते हैं बड़ी घास में। फरवरी के पहले वो लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मानसून में तो मानसून में तो घास ही घास है। और उसके बाद जब वो सूखने लगती है, अक्टूबर के बाद वो घास सूखने लगती है। लेकिन उसमें जंगली सुअर ने अपने बच्चे दिए होते हैं, सियार ने बच्चे दिए होते हैं, डियर ने भी बच्चे दिए होते हैं, लोमड़ी ने बच्चे दिए होते हैं। तो जब ये सारे जानवरों के बच्चे फरवरी तक निकल जाते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट वाले उसमें आग लगाते हैं। जब आग लगा देते हैं, कंट्रोल्ड फायर, तो उसके बाद जल जाती है। तो फिर नई हरी हरी घास पनपती है, तो डियर फिर वापस आ जाते हैं उस जगह पे खाने के लिए। तो ये बात मुझे मोटी घास से याद आई थी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट बनते हैं, तो हालांकि वो प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं और कोई चारा नहीं है, लेकिन एक एक्शन का जो रिएक्शन होता है, हर घटना से घटना जुड़ी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि भलाई करने जाओ लेकिन उसके बावजूद कुछ बुरा हो जाता है। वो ये होता है कि जब मवेशी वहां चरने नहीं दिए और वहां बाइसन है नहीं, तो वो घास बड़ी हो जा रही है
और उसके चलते डियर को वो जंगल जो उसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट था सारे जानवरों के साथ उसके लिए भी था, उसको छोड़ के बाहर आना पड़ता है जहां उसकी सिक्योरिटी कम है, लेकिन पापी पेट का सवाल है, वो बाहर आ जाता है। तो ये इस तरह से जंगल में घटना चक्र, फिर वो वापस आ जाता है मार्च में। अच्छा, इनके जो झुंड होते हैं, ये जितना बड़ा झुंड, जैसे भी हमें कितने स्पॉटेड डियर दिखे, एक जगह एक भागता दिखा और जहां तक है 6-7 दिखे मुझे, है ना, छोटा हर्ड है। जब जहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा ग्रीन होगा वहां 50-50 के दिखेंगे। जो मैंने उस दिन अमानगढ़ की सफारी में भी एक बात बोली थी कि टाइगर की टेरिटरी बड़ी और छोटी होने का, चलिए पहले ये बात कंप्लीट कर दूं, या ये छोटी सी बात जरूर बता ही देता हूं। बड़ी और छोटी होने का मतलब आप केवल अंदाजा इस बात से नहीं लगा सकते कि भाई बांधवगढ़ में टाइगर की टेरिटरी 40 किलोमीटर की है, जिम कॉर्बेट में 10 किलोमीटर की है, लेकिन वेजिटेशन का भी फर्क है उसमें, क्योंकि बांधवगढ़ में 40 किलोमीटर में, क्योंकि वहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के जैसा ही है ऑलमोस्ट, तो मतलब उतनी ज़्यादा हरियाली नहीं होगी, तो जानवर को थोड़ा फैले रहेंगे, जानवर छोटे छोटे झुंड बनेंगे। जो स्पॉटेड डियर हैं होंगे, लेकिन यही 4-4, 5-5, 6-6 के में होंगे। जहाँ घनी घास होगी वहाँ पे डियर, जैसे ये तराई इलाका, जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, ये तराई इलाके में आ जाते हैं। तराई नाम से ही आप समझ रहे हो कि तराई एकदम तर जमीन है, उपजाऊ जमीन है, तो यहाँ घास अच्छी है, तो यहाँ बड़े झुंड मिलेंगे। बड़े झुंड मिलेंगे तो जानवर ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा हो गई ना। हालांकि टाइगर बड़े झुंड पे हमला करना पसंद नहीं करता है। टाइगर, क्योंकि जितना बड़ा झुंड होगा उतनी ज्यादा आंखें होंगी, उतने ज्यादा सूंघने वाली नाक होगी, कान भी होंगे, तो वो 4-4, 5-5 वाले को ज्यादा पसंद करता है। लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी कवर करेंगे, क्योंकि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा इधर से उधर हो रहा हूँ। तो वापस घास पे आ जाते हैं। तो जो मोटी घास वाली बात थी, अब उसी में मुझे एक बिजली चमक रही है, जो सूखी घास है। अब आप देखिए, जो आप पालतू मवेशी लोग पालते हैं या आप भी पालते हो, तो उसको आप हरी घास खिलाते हो और भूसा भी खिलाते हो, वो दोनों खा लेता है। लेकिन जो उसे वो मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषण मिलता है, वो तो हरी घास से ज़्यादा मिलता है ना। भूसे से भी मिलता है, कम मिलता है। अगर 5 किलो भूसा खाएगा और 1 किलो हरी घास खाएगा, तो उसको 1 किलो हरी घास में ज़्यादा पोषण मिलेगा। इसीलिए मवेशी को जब भूसा खिलाते हैं, साथ में कुछ खली चूनी इस तरह की चीज़ें मिलाते भी हैं कि उन्हें पोषक तत्व मिले, उन्हें टेस्ट भी आता रहे, वरना वो तो भूसा खाती रहती हैं बड़े मज़े से, भैंस हो चाहे। ऐसे ही जानवर भी है कि ये भूसा वगैरह सूखी घास खाते हैं, घास तो सूखी भी खाते हैं, लेकिन इन्हें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिलते, स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसलिए जहां पे आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झुंड मिल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि खाने पीने का मतलब वो जंगल हेल्दी है, मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ है, तभी बड़े झुंड वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। यही बात मैं बता रहा था कि टाइगर की टेरिटरी उन इलाकों में जहाँ पे पोषण, जहाँ पे जानवर कम है वहाँ बड़ी हो जाती है, जहाँ जानवर ज़्यादा है वहाँ पे छोटी हो जाती है। हाँ, एरिया वाइज भी होता है कि श्रिंक करती है, तभी तो टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिम कॉर्बेट में कुछ ज़्यादा ही श्रिंक कर गई है। ये अगर ये तराई वाली बात बोले तो वो 40 और 15 पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9-10 की हो गई है। तो वहाँ के टाइगर राजा जी शिफ्ट किए जा रहे हैं और भी जगह किए जाएंगे। तो ये मैंने सारी बातें कंप्लीट कर ली जो मुझे याद आई थी, सूखी घास, मोटी घास, सब। अब मैं आपको बताता हूँ 52 वाली बात। वो मुझे कैसे याद आई, जब मैं नोमेनक्लेचर की बात बता रहा था ना कि F111 रख दी अगर उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, M120, M140, M170 जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है रेडियो कॉलर की। तो एक तरीका नोमेनक्लेचर का ये होता है। एक तरीका ये होता था पहले, जो कि आपने देखा टाइग्रेस मछली, मैंने बार बार बताया कि उसके फेस पे मछली की आकृति बनी थी। एक अभी फाटो जोन में मुझे टाइग्रेस साइट हुई थी, जो पानी में जाके काफ़ी देर तक बैठी रही थी, त्रिशूला।
क्योंकि उसके फेस पे त्रिशूल का निशान बना हुआ था, और जब मैंने जूम किया था तो आ भी गया था त्रिशूल, मेरे चैनल पे है वो। तो अभी किसी भाई साहब ने लिखा कि कमेंट में कि आपको टाइगर नहीं दिखते, बड़ा वियर्ड है। फिर जनरली मैं ऐसा जवाब देता नहीं, जनरली ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने कहा इस बात पे क्या ब्लॉक करना। मैंने कहा आपने अपना जजमेंट पास कर दिया 4 वीडियो देख के। आपने देखे सारे वीडियो के जो टाइगर नहीं दिखता, कितने वीडियो में टाइगर दिखा हुआ, लेकिन बस जल्दी का ज़माना है, कमेंट मारना है कि आपके 3 वीडियो देखे, 5 देखे, आपको टाइगर नहीं दिखा। तो चलो ये तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया। तो त्रिशूला दिखी थी। तो किसी के बॉडी लैंग्वेज के जैसे नाम रख दिया बजरंग, पावरफुल है, छोटा भीम, कि भीम जो थे बड़े पावरफुल माने जाते थे पांडवों में, तो छोटा भीम की एक आंख चमकी है दोस्तों सामने यहाँ पे, देखना आप, ये चमक रही आंख है कि हाँ, आंख लाल सी आंख है, लाल आंख है। अभी रोड घूमेगी, आगे कुछ सफेद सफेद गाड़ी खड़ी है कि क्या है, ये गाड़ी है, ये मुझे तो टूटी सी गाड़ी लग रही है। हाथी ने तोड़ी है क्या, मुझे तो खबर आई, ये तो गाड़ी एकदम टूटी लग रही है। ये देखो ना, जली, अच्छा जली हुई है। अभी जब मैं गया था तब नहीं थी। ये देखिए एकदम आग लग गई इसमें, ये देखिए आग से जली हुई गाड़ी खड़ी है। अभी पूछूंगा स्टाफ से कब जली है। ये 2 नंबर पे लग गया मैनुअल। जब पानी इनसे निकालता हूँ तो मैं मैनुअल पे निकालता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक रहेगी ना, तो जब आप एक्सीलेटर दो तो अपने आप गियर चेंज कर लेती है, फिर वो फंस जाती है। तो वो जो मैं बता रहा था, कुल मिला के आपको मालूम है कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कि भाई बॉडी लैंग्वेज, इलाके, पार वाली, ग्रासलैंड वाली, कुछ ना कुछ पहचान होती है जिससे कि उसको पहचाना जा सके। ऐसे ही जब मेरे फादर पन्ना में एज ए एडीएम पोस्टेड थे, वो पोस्टेड थे 1995 से लेके स्टार्टिंग से लेके 1997 के एंड तक, करीब 3 साल, करीब पूरे 3 साल हो गए थे, 1 आध महीना कम था। तो उस दौरान एक टाइग्रेस थी पन्ना टाइगर रिजर्व में, जिसका कि नाम रखा गया था 52, क्योंकि उसकी आईब्रोज पे, एक आईब्रो पे 5 की आकृति बनी थी, एक पे 2 की बनी थी, 52। तो बीच में उसको रेडियो कॉलर पहनाया गया था। उस टाइम पे अगर आपको ध्यान हो कि मैंने बताया था, एक घटना बताई थी कि एक बार रेडियो कॉलर से, क्योंकि उसको 52 को मैंने देखा था, मैंने पहले वो घटना आपको याद दिला दूं कि एक बार हमारे कुछ रिलेटिव्स आए थे और हम लोग गए ढूंढने। तो पहले फॉरेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर टाइगर को, सबको तो नहीं लेकिन ज़्यादातर को रेडियो कॉलर होते थे, बांधवगढ़ में भी होते थे। तो रेडियो पूछा कि भाई टाइगर की लोकेशन दिखी क्या, तो उन्होंने हमारे सामने ही जिप्सी पे बैठ के, दूसरी जिप्सी में, वायरलेस का जो छोटा सा टीवी का एंटीना का टाइप होता था, उसको घुमाया तो कहीं भी बीप बीप की आवाज़ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर करने के बाद उन्होंने बताया कि सर टाइगर यहाँ पे नहीं है आसपास। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो अपना घूम रहे हैं। फिर वहाँ पे डिप्टी रेंजर या रेंजर का वो एक जो गॉर्ज है वहाँ पे, जो मैंने बताया था, अब मैंने कहीं कोई वीडियो देखा है कि उसमें रेलिंग लग गई है, उस टाइम पे रेलिंग नहीं थी। तो हम वहाँ गए, चाय वाय पी, फिर हम ऐसे ही फोटोग्राफी करने के लिए गॉर्ज के वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। तभी मैंने बोला कि ये कुत्ता कैसे घूम रहे हैं, 1 भागा, फिर 2 भागा, 3, तो वो टाइगर कब्स थे। और उसके बाद देखा तो पीछे से एक टाइगरिस भी जाती हुई दिखी थी। वो 99% 52 ही थी, क्योंकि उतनी दूर से पहचाना तो जा नहीं सकता था। लेकिन और कई बार, क्योंकि टेरिटरी उसी की थी। बाकी इस पे भी एक मैटर है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं फिर बताता हूं आपको बात। पहले मैनुअल लगा दिया जाए।
तो आज विंध्यवासिनी मंदिर में लाइट नहीं जल रही। जय माता दी। अच्छा, दिन भर बारिश हुई ना तो लाइट का भी पंगा होगा, लाइट नहीं होगी। और दूसरी बात जो सोलर लाइट है, अब कुछ एक हल्की सी लाइट चमकी थी, सोलर पैनल चार्ज नहीं हुए होंगे, इसलिए नहीं जल रही होगी। तो वो 52 क्या था कि रेडियो कॉलर थी। एक बार उसके रेडियो कॉलर खराब, उसकी बैटरी खत्म हो गई या रेडियो कॉलर गिर गया, जो भी हुआ हो, तो पूरे में खबर फैल गई कि भाई 52 गायब है। पूरा फॉरेस्ट महकमा, प्रशासन, सब में यह खबर फैल गई थी कि एक टाइगर गायब है। ये देखिए खरगोश बैठा है, ये देखिए बिल्कुल बैठा है। अरे हट जाओ भाई। हाँ, ये था, ये देखिए। तो फिर वो मिल गई थी, उसका रेडियो कॉलर गिर गया था शायद। तो वो अचानक से मुझे याद आई उसकी बात कि वो नोमेनक्लेचर ऐसे भी होता, जैसे मुन्ना था। मुन्ना का तो मैंने बताया कि किसी ने, तो वो एक दिन थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था और एक गाइड था जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था, तो किसी ने बोल दिया अरे तो मुन्ना है, ऐसे नाम पड़ गया था। मैंने पहले ही बोला ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन तो ऐसे टाइगर का न किसी कारण से, हालांकि मुन्ना के फेस पे PM लिखा था, एक जैसे 52 पे 5 और 2 लिखा था ना, तो वैसे उस पे P और M लिखा था। तो कायदे से उसका नाम PM होना चाहिए था, लेकिन नाम रख दिया था मुन्ना। अब जो नाम रखे जाते हैं कि T2304, ऐसा वो नंबर किसी आइडेंटिफिकेशन पे नहीं रखे जाते, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। कि एक जो दे दिया, जैसे एक सरिस्का से जो जिस टाइगर का नाम था ST2303 था मेरे ख्याल से, या ST2313 था, जब वो विषधारी, रामगढ़ विषधारी में पहुंचा तो उसका नाम चेंज कर दिया। अब उसका ST सरिस्का टाइगर रिजर्व की जगह नाम कर दिया RV। तो RV के आगे नंबरिंग डाल दी थी, जो भी था मुझे याद नहीं। तो दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों कि जैसे कई बार हम सफारी पे जाते हैं और हमें गाइड बोलता है कि भाई ये देखो वो टाइगर है। जैसे मुझे ही जब बांधवगढ़ गया तो मुझे टाइगर दिखा, तो वो बजरंग नहीं था, वो तो एक सब अडल्ट टाइगर था। लेकिन उसके बाद एक टाइगर लड़ा और हमें झलक दिखी और रिकॉर्ड भी हुई है कैमरे में निकलते हुए। तो ये था कि हमने बजरंग देख लिया, क्योंकि बजरंग की टेरिटरी थी। लेकिन बाद में मालूम चला कि बजरंग नहीं था, बजरंग दूसरी जिप्सी वालों को दूसरी जगह दिखा था। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे गाइड ने बोल दिया, गाइड को भी जब दूर से टाइगर दिखा तो गाइड कैसे पहचानेगा उसको? अंदाजा ही तो लगाएगा कि भाई ये टेरिटरी इस टाइगर की है तो ये यही टाइगर होगा। लेकिन जब तक क्लोज शॉट ना लिया जाए और नज़दीक से ना देखा जाए तो टाइगर का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे छोटा भीम के बच्चों को मारा, जो छोटा भीम अभी मर गया ना बांधवगढ़ का, गले में क्लच वायर, जो पोचर्स ने क्लच वायर डाला था। तो इस टॉपिक में मैंने अजय सूरी जी के साथ एक पूरा पॉडकास्ट किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखना, क्योंकि वो पूरा एक डेडिकेटेड है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 42 मिनट का है, तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो ये था कि भाई पुजारी ने मारा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पुजारी कौन है? छोटा भीम का सगा भाई है, एक ही लिटर में से है। लेकिन हो क्योंकि 2-3 टाइगर की और भी मूवमेंट थी, तो हो सकता है कि दूसरे टाइगर ने मारा हो। तो वो अफवाहें भी हो जाती है कई बार कि भाई देखा कि यहाँ ये होगा ये होगा। तो टाइगर को पहचानने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए और आपको उसकी फुटेज, उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन, जो मार्क है। कोई टाइगर लंगड़ा के चलता है वो तो अलग बात है, दूर से दिख जाएगा। लेकिन अगर उसके चेहरे पे कोई मार्क है, कुछ है, जनरली मार्क चेहरे पे ही होते हैं, तो वो तो जब तक चेहरा नहीं दिखेगा और क्लोजअप शॉट अगर आप नहीं ले लोगे तो आप
एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये वही टाइगर है।